हेलो स्टूडेंट्स। तो रूट ऑफ स्टडी की एक नई शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ स्टडी पर जैसे हमने पहले ही बोला था कि हम फर्स्ट टू 12 तक की कोशिश करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट्स की लेक्चर देने की। ठीक है, उसके साथ उसके नोट्स देने की और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो एक हमें सिंपल सा मतलब है कि हम स्टार्टिंग से फाउंडेशन यानी एक बेस बनाना है, जिससे कि आप अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप सक्सेस प्राप्त करते जाओ। तो इसी चेन में आज हम अब इसको हम सेपरेटेड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ स्टडी एक हमारा चैनल चला हुआ है जो आपको पता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो जो लेक्चर हैं, ठीक है, वो वहाँ पर हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आज एक नया इसका प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसको हम रूट ऑफ स्टडी और इसको 2 के नाम से बोलेंगे। और इस वाले आपको चैनल में मिलेंगी 9th और 10th। ठीक है, यहाँ से फाउंडेशन कोर्स बोल सकते हैं हम, यहाँ से 9th-10th की आपको सब तरह की डिटेल्स यानी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस और लेक्चर्स, ठीक है, सभी सब्जेक्टों के वो यहाँ से अपलोड करेंगे हम। तो 9th और 12th के लिए हम एक सेपरेटेड बना देंगे। ठीक है, 11th-12th का एक सेपरेटेड रहेगा और एक रहेगा हमारा जूनियर का। आफ्टर दैट अगर कंपटीशन का भी होगा तो हम कंपटीशन के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी हम एक नया चैनल बनाएंगे। बस हमारी कोशिश यही है कि हम आपसे जुड़े रहें। अगर एक भी बच्चा हमारे द्वारा सक्सेस प्राप्त करता है तो ये हमारी सफलता है और बस यही उम्मीद है। तो आपको जुड़े रहना है, आपको कोऑपरेट करना है और हमें बताना है कि भाई हम कितना आपको मोटिवेट और कर सकते हैं। ठीक है, बस यही हमारी कोशिश होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इस चैनल में मैंने बताया कि इस चैनल पर आपको 9th और 10th, ठीक है, सब लेक्चर्स मिलेंगे, सब सब्जेक्टों के मिलेंगे विद डिटेल्स, और जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को स्टार्ट करते हैं और आज का जो लेक्चर होगा वो साइंस से रिलेटिव होगा। ठीक है, साइंस। तो हम पहले क्लास 9th की साइंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलेगी हमारी आज का जो लेक्चर है वो है हमारा क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्लास 9th के लिए और उनकी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम साइंस। अब तो ये सिंपल सा मतलब है, ये किसके लिए हो गया, ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हो गया और साइंस है। ठीक है, तो एक तो ये देखिए कि जब जो बच्चा 8th से 9th में आता है तो उसका जो पढ़ने का जो पैटर्न है, ठीक है, वो चेंज होता है। ठीक है, 8 तक बहुत कुछ अलग था, 9 से बहुत कुछ अलग होने वाला है। तो हमें पढ़ना है, ठीक है, बेस के साथ पढ़ना है ताकि आपको कहीं आगे आने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। रटना कुछ नहीं है, कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, 8th से 9th बिल्कुल चेंज है और यहाँ से हमें पढ़कर चलना है और यहीं से हमारी शुरुआत होती है फाउंडेशन 9, 10th, 11th, 12th। तो अब जैसे अभी तक आपने पढ़ा था कि साइंस, और अभी भी साइंस है आपके 9th में भी साइंस ही कहलाएगा एक सब्जेक्ट और 10th में भी साइंस ही कहलाएगा। आफ्टर दैट इट विल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, और आगे जाएंगे तो कि और भी पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ तक तो ये साइंस ही है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि व्हाट इज साइंस। आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है। तो सबसे पहले तो बच्चे यही बताएंगे कि बताइए भाई व्हाट इज साइंस। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका। अब ये मत कहना कैसा स्टार्टिंग का आपने क्वेश्चन से ही कर दी, व्हाट इज साइंस। आपसे बोले कि भाई साइंस किसको बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा मतलब है। तो इट इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज, ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, विच गेन बाई एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो हमें समझना है इसी तरह से कि रियलिटी में साइंस क्या है। तो साइंस एक ऐसी नॉलेज है, यानी हमें ऐसी नॉलेज मिलेगी जो किसके द्वारा मिली होगी, वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिली होगी। कहीं एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनसे जो रिजल्ट मिला वो साइंस में आता है। ऑब्जर्वेशन किए होंगे, हमने किसी चीज़ को देखा होगा, कैलकुलेशन करी होगी, तब जाकर मिलेगा। तो ऐसी नॉलेज हमें कहाँ मिलती है, ऐसी नॉलेज हमें साइंस में मिलती है। तो वी कैन से व्हाट इज साइंस, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ सिस्टमेटिक, it is a systematic
It is a systematic and organized knowledge ऐसी नॉलेज, ठीक है, नंबर ऑफ नेचुरल फिनोमिना, बहुत सारे इवेंट्स हो गए नेचुरल फिनोमिना, किसके बारे में, अबाउट नेचुरल फिनोमिना about natural phenomena which is obtained by experiments and keen observation. कीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल से शब्दों में हम समझ सकते हैं, बस हमको माइंड में सेट करना है साइंस क्या है। साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो कहाँ से मिली होगी, ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, उनके कुछ रिजल्ट्स आए होंगे, जो भी जैसे जैसे किया वो सब क्या है, वो साइंस है, ठीक है। अब साइंस को जो साइंटिस्ट उन्होंने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया, भाई साइंस एक बहुत बड़ा स्कोप है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो जनरली बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन 9th के हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी आप इसको हम आपको 10th में ही पढ़ाएंगे, 11th में ही पढ़ाएंगे, फिर 12th में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहाँ और थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। अभी बच्चों के हिसाब से इतना कि जितना हम समझ सकते हैं, तो 9th के बच्चों को इतना भी बहुत है कि साइंस क्या है। तो साइंस एक ऐसी नॉलेज है दैट इज सिस्टमेटिक है, ठीक है, सिस्टमेटिक है, और किससे मिली होगी हमें, एक्सपेरिमेंट से मिली है, ऑब्जर्वेशन से मिली है, उनसे मिली हुई है। साइंस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग ऑफ 9th, ये चीज़ याद रखना है क्योंकि अभी ये सब चीज़ चेंज होंगी आगे। तो अकॉर्डिंग ऑफ 9th इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी को बोलते हैं फिजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल किससे रिलेटेड होती है, बायोलॉजिकल होती है लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स रिलेटेड, यानी इसमें आप पढ़ सकते हो, बायो पढ़ सकते हो, जूलॉजी पढ़ सकते हो, बॉटनी पढ़ सकते हो, मेडिकल पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ पढ़ सकते हैं इसमें। फिजिकल के भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन 9th के बच्चे को बस केवल याद रखना है कि फिजिकल में दो ही हैं हमारी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो सिंपल सा 9th के हिसाब से बाइफरक्लेट कराया भी हमने कि साइंस क्या है, और इसको हमने दो पार्टों में बांट लिया, दैट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल होती है लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, लिविंग थिंग्स यानी आपकी जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, ठीक है, मेडिकल्स में हो गया, बायोलॉजी हो गई, और फिजिकल में हम दो पार्ट लेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसका मतलब है कि आप 9th और 10th के बच्चों को बोल सकते हैं कि जो आपके पास साइंस है वो तीन पार्टों में डिवाइडेड होगी, दैट इज फिजिक्स, दैट इज केमिस्ट्री एंड अदर इज बायोलॉजी, ठीक है। तो आपके जो चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, कुछ फिजिक्स रिलेटिव, कुछ केमिस्ट्री रिलेटिव और कुछ बायो रिलेटिव। क्लियर हुआ यहाँ तक का कंसेप्ट? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला जाए बायोलॉजिकल, तो समझ में आ रहा है आपको, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ोगे। फिर फिजिक्स में क्या पढ़ोगे, तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे भाई नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, नेचुरल फिनोमिना, यानी नेचर के बारे में। फिजिक्स में पढ़ेंगे नेचर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अर्थ का रोटेशन होना, किसी भी ऑब्जेक्ट का चलना, डे नाइट्स होना, बहुत सारी चीज़ों का, स्टार का शाइनिंग होना, इन चीज़ों को सब किसको पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज, मैटर, केमिकल चेंज, मैटर, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे इसमें। तो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री रिलेटिव। तो क्लियर हुआ होगा 9th के बच्चों के लिए कि बायोलॉजिकल में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स, ठीक है, नेचर से रिलेटिव भी हो सकती हैं। और फिजिक्स का मतलब ही होता है नेचुरल साइंस, ठीक है, जो नेचर से रिलेटिव है। और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैटर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं,
केमिकल्स क्या हैं, आयंस क्या हैं, तो ये सब चीज़ हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आपकी 9th की साइंस। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका, ठीक है, तो 9th का फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर हम इसे आपसे बोले कि भाई चैप्टर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आपसे पूछे कि किससे रिलेटिव है, तो मैटर वगैरह मैंने तो आपको बताया फिजिकल साइंस में आ गया, तो केमिस्ट्री में आता है ये, ठीक है, ये तो केमिस्ट्री से रिलेटिव चैप्टर है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, याद रखना है, बड़े डिटेल से पढ़ना है, बस रटना नहीं है, समझना है, बाकी हम आराम से लिखेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे वर्ड्स आ रहा है मैटर, तो सबसे पहले मैटर को ही समझते हैं। मैटर क्या है भाई, चैप्टर का नाम इसी पर है, मैटर। तो मैटर किसको बोलते हैं, तो देखिए पहले इसके हम स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैटर इज द मैटर इज द सब्सटेंस विच है मास, ठीक है, विच है मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर is the substance which have mass and occupies space and matter is made up by tiny particles। ठीक है, देखिए बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, कुछ भी चीज रटना नहीं है, समझना है पहले, ठीक है। क्या करना है, तो सबसे पहले समझते हैं मैटर क्या है। तो साइंटिस्टों ने बताया कि ये जो वर्ल्ड है ये किससे बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, वो किससे बना हुआ है, वो मटेरियल से बना हुआ है, और मटेरियल को ही उन्होंने नाम दिया मैटर। क्लियर है? पहले कंसेप्ट समझ लें भाई, जो भी चीज बनी हुई है वो मटेरियल से बनी हुई है, और मटेरियल का नाम दिया गया है मैटर। चलिए जी, सेकंड समझते हैं यहां से कि मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर वो है जो स्पेस को घेरता है। स्पेस का घेरने का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि हम जैसे ये डस्टर ले लें, अब देखिए डस्टर है, ये कोई ना कोई स्पेस घेरेगा, आ रहा है समझ में, स्पेस को कवर करेगा, देखिए ऐसे, इसने स्पेस को कवर करा ऐसे करके, तो सिंपल सा है कि ये क्या है, मैटर है। ये भाई मैटर है, ये क्या कवर कर रहा है, देखो ये स्पेस कवर कर रहा है, तो दैट इज मैटर। दैट इज अ बोर्ड, क्या कवर कर रहा है, स्पेस को कवर कर रहा है, भाई किसी को स्पेस को कवर कर रहा है ना, तो ये क्या है, मैटर है। तो ये मैटर हुआ जो क्या करता है, स्पेस को कवर करता है, यानी स्पेस को कवर कर लेगा। इसका अपना मास भी होगा, अब इनका अब देखो आपको पता है कुछ मास भी होगा इनका, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे मटेरियल जो स्पेस को घेरते हो, स्पेस को कवर करते हो, जिनके पास मास भी होता हो, ऐसे को ही हम बोल देते हैं मैटर। क्लियर हुआ? तो मैटर क्या है, मटेरियल है, सिंपल सा, और साइंटिस्टों ने इनका नाम मैटर रखा है। क्या होता है, ये स्पेस को कवर करते हैं और इनके पास मास भी होता है, और लास्ट में उन्होंने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने। यानी ये लग रहा है कि हमें बहुत बड़े ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रियलिटी में क्या है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बना हुआ है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, हम आप सब क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, मिलकर बोला है मैटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैटर जो है वो एक बहुत बड़ी चीज आ गई इसमें से, बाकी तो सब छोटी छोटी चीज होगी। यानी अगर हम यहां जाएं, मैटर, ठीक है, मैटर, तो मैटर किससे बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो मैटर बना लेते हैं। अच्छा, इससे छोटे को बात करें तो क्या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, भाई मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे हमारे। इससे भी कुछ छोटा होता है, हाँ, इससे छोटा एटम होता है। क्या इससे भी छोटा कुछ होता है, इससे छोटा एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं।
जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, बिल्कुल डिटेल्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी पहले कौन होते, पहले मानते सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटे होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। फिर वो मिलकर बना लेते हैं एटम, एटम मिलकर बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर बना लेते हैं पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स मिलकर बना लेते हैं मैटर। क्लियर हुआ यहां तक? तो अब देखिए, अब जैसे एटम की बात, तो ये चीज तो पता है। अब इसमें से हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते। देखिए, हम पार्टिकल्स को भी नहीं देख पाते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी नहीं देख पाते हैं, एटम्स को भी नहीं देख पाते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी नहीं देख पाते। ठीक है, इमेजिनरी थिंग्स है सब चीज। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे तो है ही नहीं। ऐसा मत बोल देना कि जो चीज हम नहीं देख रहे वो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं भाई, है जिसका नाम है। तो अब अगर हम छोटी सी बात करें एटम की आपके लिए, तो देखिए एटम क्या होता है रियलिटी में। तो एटम और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देखिए एटम में होता है कि न्यूक्लियस, ठीक है, छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियस में होते हैं दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कहाँ रहते हैं वो, न्यूक्लियस में रहते हैं। इसको हम न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, नहीं है, ठीक है। और यहां रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी है। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बाहर रहता है, ऑर्बिट में, अलग है होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी आप सब चीज को बहुत ज्यादा पढ़ोगे आगे वाले में। अभी केवल आपको क्या है कि थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज बताई जा रही है कि भाई है क्या रियलिटी में। तो इनको पढ़ेंगे तो हमें एक एक चैप्टर पढ़ना है इनके ऊपर पूरा, क्लियर। ठीक है, तो अब ये थोड़ी थोड़ी चीज बता रहे हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस होता है एक छोटा सा, उसमें रहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स रहता है बाहर। एटम जो होता है बहुत छोटा होता है। एटम के अगर साइज की बात करें हम, तो एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। देखो बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो अभी आप सब इसे 11th में 12th में पढ़ोगे जाकर डिटेल से, ठीक है, कैसे निकाले थे साइज, कैसे मेजर करें। क्योंकि अभी आप सोचोगे सर ये इतना कैसे मेजर करा हुआ, तो ये सब आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हमें याद रखना है कि रियलिटी में एटम क्या है। एटम बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर बना लेते हैं एटम, एटम्स मिलकर बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं पार्टिकल्स हो जाते हैं, और फिर बन जाता है मैटर। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये सब किससे ऐसी ही बनी हुई हैं। और मैटर के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं भाई। बुक है, हमारा वाइट बोर्ड है। अब ये मत बोलना कि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ बस वही है, यानी सब हैं जिनके पास मास हो, जिनके पास स्पेस हो, को कवर करते हो, वो सब मैटर ही हैं, ठीक है। तो बुक है, वाइट बोर्ड है, पेन है, और सन है, मून है, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैटर से बनी हैं। क्लियर हुआ। तो ये हो गया मैटर का कंसेप्ट कि मैटर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो मास भी हो जिसके पास, और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता हो। और जितने भी मैटर हैं वो किससे बनते हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। वो मैंने आपको क्रम से बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स जाना हमने, टाइप पार्टिकल्स देखिए कैसे बने थे, मॉलिक्यूल्स, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब इनके हम थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रियलिटी में है क्या है प्रॉपर्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं हम इसकी थोड़ी सी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले अगर हम समझें तो उन्होंने बोला कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सबसे पहला टर्म्स, दे आर कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग।
दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या मतलब है इसका? वो कह रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं हम? देखिए हम समझ सकते हैं इसको कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो सपोज करो कि हम एक बीकर या किसी कुछ भी मान लीजिए, इसमें रख लेते हैं लिक्विड वाटर। ठीक है, ये है आपका वाटर सीधा सीधा। अच्छा, इसके अंदर हम सपोज करो इंक डालते हैं या कलर डालते हैं। आपने देखा है इंक या कलर डाल दीजिए इसमें, इंक या कलर डाल दी तो आपने देखा है कि इंक धीरे धीरे इसमें मिक्स हो जाएगी। देखा नहीं भाई? आप करके देख सकते हैं इसको। वाटर लीजिए एक ग्लास में और उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके इंक डाल दीजिए, कलर डाल दीजिए, तो आपने देखा है वो कुछ टाइम में मिक्स हो जाता है। भाई जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स कैसे हो रहा है? मिक्स समझ में आ रहा है कि भाई पार्टिकल्स कैसे हो रहे हैं? कंटिन्यूसली मूविंग हो रहे हैं, वो मिक्स करते जा रहे हैं उन चीज़ों को। तो इससे हमें पता चलता है कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगर वो मूविंग नहीं होते तो जो ड्रॉप डालते वो सीधा नीचे पहुंच जाता, होता नहीं होता? अब अगर वो मिक्स हुआ है तो इसका मतलब पार्टिकल्स आपस में मिक्सिंग हो रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं, तो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। और इंक डाल दीजिए फिर मिक्स हो जाएगी, और इंक डाल दीजिए फिर मिक्स हो जाएगी, तो ये दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। चलिए सेकंड समझते हैं। इसका मतलब हमने क्या समझा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रेस्ट में नहीं रहते। अच्छा, सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकलों के बीच में स्पेस मिलता है। याद रखना है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। कैसे कर सकते हैं भाई हम इसे कैसे समझे? पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है तो देखो इसको भी समझ सकते हैं हम। सपोज कीजिए हम लिक्विड लें, आपने देखा लिक्विड लीजिए और इसमें 1 स्पून, ठीक है, सॉल्ट ले लीजिए या शुगर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, शुगर या सॉल्ट मिक्स कीजिए, तो आपने देखा वो मिक्स हो जाती है। भाई वाटर के अंदर आप सॉल्ट डाल लीजिए मिक्स हो जाएगा, शुगर डाल लीजिए मिक्स हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि हमने जब जो ये शुगर या वाटर मिक्स शुगर और या सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं तो उस समय हमने वाटर का लेवल बना लिया है। और जब हमने इसमें मिक्स किया 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून, तो हमने देखा कि लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब लेवल में चेंज नहीं हुआ, तो ये जो शुगर थी 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून या फिर ये सॉल्ट था, ये कहाँ गया? आपको समझ में आ रहा है ना भाई? अगर इनके बीच स्पेस नहीं होता तो हम कुछ भी चीज़ मिक्स करते तो लेवल ऊपर होता, भाई लेवल इंक्रीज होता, लेकिन हमने देखा कि लेवल इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस है, और जो सॉल्ट या शुगर हमने डाला है एक्स्ट्रा वो कहाँ चला गया? वो उन मॉलिक्यूल के बीच में चला गया, स्पेस में। तो इसका मतलब उन्होंने स्पेस को कवर कर लिया। अगर वो स्पेस को कवर कर रहे हैं तो लेवल इंक्रीज नहीं होगा, सिंपल है भाई। अगर उनके बीच में स्पेस नहीं होता तो लेवल इंक्रीज होता। भाई जहाँ पहले से ही जगह नहीं है और उसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा डालें तो क्या लेवल इंक्रीज नहीं होगा? हाँ बिल्कुल लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन अगर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, कहीं ना कहीं स्पेस है। और हम जो कुछ ऐसी चीज़ मिलाते हैं सॉल्ट शुगर, वो कहाँ पहुँच जाती है? वो उन स्पेसों के बीच में पहुँच जाती है। जब तक स्पेस के बीच में पहुँचती रहेगी जब तक उनका लेवल अपग्रेड नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए जी, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी दे हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड प्रॉपर्टी, दे अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब होता है? दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में कोई फोर्स होती है जिस फोर्स का नाम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। वो भी डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो अट्रैक्टिव नेचर में होती है, जो मॉलिक्यूल्स को बनाकर जोड़ कर रखती है। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसको हम समझ सकते हैं, सपोज करो आप कोई वाटर टैप ले लीजिए, ठीक है, इसमें से आप वाटर को फ्लो करा दीजिए। चलिए जी, वाटर फ्लो हुआ, तो वाटर फ्लो के बीच में आप रास्ते में कुछ भी चीज़ रख दीजिए, ऐसे करके फिंगर रख लीजिए। तो आपने देखा जैसा जहाँ फिंगर रख देंगे वहाँ से वाटर डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो आपने यहाँ ऐसे रख दिया कुछ फिंगर्स वगैरह, तो आपने देखा कि वाटर ऐसे डिवाइड होगा इस प्लेस से और बाद में जाकर फिर ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे तो होता है भाई, वाटर टैप लीजिए, आप उसमें फिंगर रख दीजिए, वाटर आ दीजिए, तो देखिए यहाँ से सेपरेट हो जाएगा जहाँ से हुआ, उसके बाद वो फिर ज्वाइन कर लेंगे आपस में। ज्वाइन करने का समझ में क्या है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। भाई यहाँ तो वो सेपरेटेड हो गए, आपने एक्सटर्नल लगाया हुआ है, लेकिन जब भी इन्हें जैसे ही चांस मिला वो फिर कंबाइंड हो गए, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी चीज़ सही है, ठीक है। तो आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं ये। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब एक चीज और समझते हैं कि भाई जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मोशन में रहते हैं वो, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग यानी मोशन में रहते हैं। तो अगर मोशन में रहते हैं इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अरे सुन में भाई, उनके पास क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो आप पढ़ोगे। इसका फॉर्मूला भी है ½ mv²। अच्छा, क्या ये हम एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ, इंक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। भाई टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा है कि शुगर को अगर हम ठंडे पानी में, ठीक है, ठंडे पानी में मिक्स करते हैं तो थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग यानी गर्म पानी में मिक्स करते हैं तो आपने देखा शुगर तुरंत मिक्स हो जाती है। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ मॉलिक्यूल्स के बाद बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मिक्सिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत जल्दी मिक्सअप कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी पूछ लेते हैं कभी कभी, हम क्या टेम्परेचर बढ़ाने से मिक्सिंग जो काइनेटिक एनर्जी है मोशन बढ़ जाता है? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई, मिक्सिंग बढ़ जाती है हमारी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होती है तुम्हारी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक इंक्रीज होने से जो आप उसमें सॉल्ट वगैरह, सॉरी जो शुगर वगैरह मिक्स कर रहे हो वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था हमारा कंसेप्ट कि मैटर क्या है पहले तो, ठीक है, मैटर किससे बना है, उसका क्या क्या ऑर्डर है। पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फिर एटम है, फिर क्या है, एटम आया, एटम के बाद आए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बाद पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बाद मैटर बन गया। क्या होता है जो स्पेस को भी कवर करता होगा, मास भी होता है, वही है। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है पार्टिकलों की, पार्टिकल क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना रहे हैं। तो पार्टिकल्स की हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं कि एक तो वो रैंडमली मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में है, दूसरा है कि उनके बीच में स्पेस भी होता है, और तीसरा है दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट, और इसके बाद हम इस मैटर को डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर को पढ़ेंगे कि मैटर को हम स्टेट ऑफ मैटर क्या है, जो आपने सुनी भी होगी, तो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, या फिर उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैटर की, तो वो हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और हमें हमेशा बताते रहें कि आपको क्या नीड है, मतलब उस नीड के अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे, ठीक है। और बस हमारा एम हमेशा यही रहेगा कि आप सक्सेस प्राप्त करें, ठीक है, और आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, हम आपको कोऑपरेट करते रहेंगे। तो हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, औरों को भी बताएं ताकि आपको मिले। 9th-10th का अलग है, अब 11th-12th और बाकी चैनल्स हमारे आ रहे हैं जो सब आपकी हेल्प में लगे रहेंगे। और इसी के साथ ही हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।